बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार है या फिर हिकमत अमली के तहत ऐसा कर रही है। लेकिन गुज़िश्ता 2 सवालों में जिन मसाइल का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहैसियत जमात या उनके बानी को करना पड़ा है, उसमें एक बात तय है कि गैर सियासी अंदाज में हिकमत अमली को लेकर चलना उनकी बड़ी जिसे कहते हैं गलती रही है और इसी गलती का खमियाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बानी ने अब तक भुगता है। कानूनी तौर पर उन्हें सजाएं हो चुकी हैं। अगर बयानिए की बुनियाद पर कोई चीज में कामयाबी हासिल की जा सकती तो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी को नाकाम बनाया जा सकता था, अदालतों से होने वाली सजाओं को जिसे कहते हैं खत्म करवाया जा सकता था, लेकिन बयानिए की बुनियाद पर यह सब कुछ नहीं हो सका। आज से चंद रोज कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ऐलान किया गया और आज फिर उन्हें भी मुअत्तल करने का ऐलान किया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैसले हो कैसे रहे, कर कौन रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस सूरत-ए-हाल का सामना कर रही है, क्या उसके तमाम तर इल्जामात सिर्फ मुक्तदरा या अदलिया या फिर सियासी मुखालफीन पर लगाना दुरुस्त है, या फिर अपनी तरफ भी कोई एक कंफ्यूजन है जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सारी सूरत-ए-हाल फेस कर रही है? इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए जो डिस्टिंग्विश पैनल आज मुझे ज्वाइन करा है, अकील अफजल हमारे नुमाइंदे हैं, कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं, अहमद अवैस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, जहांगीर जदून साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी करीब हैं और माहिर कानून भी हैं। तो इन तीनों से पहले सेगमेंट में बात करेंगे, दूसरे सेगमेंट में जरा मच की सिक्योरिटी सिचुएशन पर बात करेंगे और ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन इलेक्शन की बात करेंगे, और तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे लियारी के इंतखाबी हल्के की। गुफ्तगू का आगाज करते हैं बानी पीटीआई के हालिया फैसलों के हवाले से, लेकिन सबसे पहले जरा चाहूंगा कि अहमद अवैस साहब जरा कमेंट करें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो फैसला था अहमद अवैस साहब, आज वो बानी पीटीआई की हिदायत पर मुअत्तल हुआ, तो बेसिकली क्या पहला फैसला उनकी हिदायत पर नहीं था? नहीं, पहला फैसला तो बिल्कुल उनकी हिदायत पे, उनके कॉन्फिडेंस में लेके ही सब कुछ हुआ था। लेकिन ये दूसरा अब जो फैसला था, वो सारी इंफॉर्मेशन लीक आउट हो गई थी कि ये सारा प्रोग्राम को फिजल आउट करके और वहां पे एक हंगामा बर्पा करने का एक प्लान बनाया था इन्होंने, ताकि शाम की खबरों में आ जाए कि इलेक्शन जो है वो नाकाम हो गए और इलेक्शन नहीं कराया जा सके और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा इसी माह पर। सही। तो इसलिए मुनासिब यही समझा कि इस वक्त इसको इलेक्शन को हम पोस्टपोन करेंगे। इलेक्शन नेशनल इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद ये इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये तो देखें, ये तो इस वक्त तो हर अहमद अवैस साहब नेशनल इलेक्शन के बाद आईन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक, लेकिन अहमद अवैस साहब इस वक्त जो आपने इलेक्शंस अनाउंस किए थे, उसमें क्या ऐसी रुकावट डाली गई जिसके नतीजे में आपको लगा कि ये इलेक्शन भी सबूताज होंगे, जो कि आपका इल्जाम है और बहुत सीरियस है? मैं चाहूंगा कि कोई ऐसी मिसाल आप दे सकें। मिसाल तो मैं आपको बता रहा हूं कि अकबर बाबर जो पीटीआई से उनको निकाल दिया गया हुआ है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आपने देख ली और वहां 14 आदमियों को भी देख लिया, और फिर उसके बाद अब जो इलेक्शन अनाउंस होने हम कर रहे थे और वहां पे वो एक हंगामा राई की सूरत पैदा होनी थी। सही। और उस हंगामा राई में इलेक्शन तो हो ही नहीं सकता था। जो सूरत हाल खुल जाती है ना, बहुत सारी चीजें ठीक हो गया, ये आपका भी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, मैं उस इंफॉर्मेशन को निगेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप जब तक उसको साबित करना आप पर है कि आप इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन एक और सवाल ये कि जब अगर ये इलेक्शन आप 5 फरवरी को नहीं करवाते, 8 फरवरी को जो भी नताइज होते हैं, जो इंडिपेंडेंट्स होंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे पार्लिमानी पार्टी बनाने के लिए। देखिए, फिर वो हम इस जनरल इलेक्शन के फौरन बाद हम करवाएंगे इलेक्शन, बिल्कुल फौरन बाद करवाएंगे इलेक्शन। वो उसको प्रॉपर जो है वो हम करेंगे। इलेक्शन तो होने हैं, वो जरूर करवाएंगे। सही। और उसके बाद फिर आप समझते हैं कि जो आपके आजाद अरकान है वो दोबारा पार्टी को ज्वाइन कर सकेंगे? यकीनन ज्वाइन करेंगे। कोई देखिए, सही 1 ऑड पर्सन जो है इधर से उधर हो जाए तो हो जाए, लेकिन जो जिनको बाकायदा इनकी हमदर्दियां और जिनकी कमिटमेंट है वो बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। और देखिए, अब एक मुश्किलात का सामना है हमें, हर किस्म की जो ज्यादती और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो है, इलीगल एक्ट जो है, वो रवा रखा जा रहा है। और ऐसी सूरत में अब चले 1 मिनट के लिए अहमद अवैस साहब हमने फैसले करने हैं। अहमद अवैस साहब 1 मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा।
अहमद अवैस साहब, 1 मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा। अकील अफजल को भी जरा शरीक गुफ्तगू करते हैं। अकील, चूंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया, आपने भी रिपोर्ट किया, 8 फरवरी तक तो अब बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकती। 8 फरवरी के बाद अगर करवाती है तो क्या उनके इंडिपेंडेंट अराकीन इस पोजीशन में होंगे कि वो पार्टी को ज्वाइन कर सकें, या अदालती फैसला अब भी उनके लिए प्रॉब्लम बनेगा? देखिए, शायद इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने जा रही थी, वो रोक दिए गए, कल अनाउंस किया गया और आज उसको विड्रॉ कर लिया गया। दूसरी चीज़ ये है कि इसको अदालती महाज पर भी लड़ा जा रहा है। आज सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से एक तो इलेक्शन कमीशन में भी इसी हवाले से दरखास्त पर समाअत हुई है, और दूसरी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक अपील फाइल कर दी है, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो उन्हें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बजाय उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के तौर के ऊपर जो है वो नोटिफाई किया जाए। अगर सलमान अकरम राजा ये केस जीत जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जिनको उनकी जानिब से टिकट्स जारी किए गए थे, उन तमाम लोगों को फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जो है फैसला होने की सूरत में, और अगर फैसला नहीं होता तो फिर वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। अच्छा, जहांगीर जदून साहब, अहमद अवैस साहब ने जो तहमीद बांधी और जो जिस केस का हवाला अकील अफजल ने भी दिया, अगर इस तरह की कोई सूरत हाल आती है, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है तो फिर तो बाइंडिंग है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देती तो इंडिपेंडेंट अराकीन इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, या उन्हें कोई सियासी जमात ज्वाइन करनी होगी 8 फरवरी के फौरी बाद? नहीं, वो जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है 51, उसका सब आर्टिकल 6 है, उसके तहत जो ही नेशनल इलेक्शन होते हैं प्रोविंशियल, तो उसमें अगर इंडिपेंडेंट होते हैं विदिन 3 डेज जो है वो उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती है। तो अगर वो पार्टी नहीं ज्वाइन करते तो फिर वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। तो 3 दिन का टाइम लिया है कि 3 दिन में अपनी चॉइस की पार्टी ज्वाइन कर लो। तो अगर वो इन केस 3 दिन के अंदर डिसाइड नहीं करते तो वो फिर उनको इंडिपेंडेंट ही शुमार किया जाता है। ठीक हो गया। अहमद अवैस साहब, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जहांगीर जदून साहब के इस नुक्ते को? ये वो आईनी पोजीशन है, देखिए ना, लेकिन हमने अब लेसर इवल के तौर के ऊपर जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि जहां पे वो पार्टी के ऊपर एक ऐसा अटैक करते हैं इस मौके के ऊपर जो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हर वो हरकत हो रही है कि जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे, पार्टी की लीडरशिप को और इमरान खान को जख्म पहुंच सके, उनकी पब्लिक इमेज जो है वो टार्निश हो सके, डिस्ट्रॉय हो सके। तो ये सारी बातों का हमने मद्देनजर रखा है इस वक्त, और इसका पता बाकायदा सोच विचार के बाद ये चीज, और ये जो एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में दी है, इसकी कोई रिलीफ आपको 8 फरवरी से पहले होता हुआ नजर आता है अहमद अवैस साहब? देखिए, मैं पाकिस्तान में हर चीज इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि उसमें पहले कोई जो है ना प्रिजम्पशन जो है कोई अटैच की नहीं जा सकती। ऐसे ये अनहोनी चीज हो जाती है, और जो चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि वो होनी चाहिए वो नहीं भी होती। तो ये हमारे यहाँ पे तो एक अनसर्टन सिचुएशन जो है वो बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ, और कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत खत्म हो चुकी है। ये आप भी जानते हैं, ये सारा मुल्क जानता है अब तो। ये बात है। सही। 1 मिनट के लिए अहमद अवैस साहब आपको यहाँ रोकूंगा, जरा अकील को शरीक गुफ्तगू करूंगा। अकील, बिल्कुल ठीक हो गया। अहमद अवैस साहब, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। अकील, 2 चीजें हमें नजर आती हैं, साइफर केस और तोशाखाना केस, दोनों में चेयरमैन पीटीआई जो बानी पीटीआई हैं उन्हें सजा हो चुकी है। इस पे 2 नैरेटिव्स हैं। एक नैरेटिव ये है कि विक्टिमाइज किया जा रहा है एक सियासी जमात को और निशाना बनाया जा रहा है, बहुत से दानिश्वरों की जानिब से इसे लिंक किया जा रहा है मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली थी 2018 के इंतखाबात में उससे। लेकिन एक काउंटर नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुकदमे को कानूनी बुनियादों पर, जैसा कि एक काउंटर नैरेटिव ये था कि इलेक्शन कमीशन वाला जो मामला था इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, उसको भी कानूनी नुक्तों पे लड़ने के बजाय बयानिए पे ही लड़ना चाहती थी। इन दोनों मुकदमात को भी वो नैरेटिव पे ही लड़ना चाहते थे, इसलिए रिलीफ नहीं मिला। आप चूंकि एक्सटेंसिवली कवर करते हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ ऑब्जर्वर, आपकी ऑब्जर्वेशन इन दोनों मुकदमात और सजाओं के हवाले से क्या है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये खामी रही है कि जहां पर सियासी तौर पर लड़ना है, मतलब असम्बलियों में रहना था, वहां से इस्तीफे देकर बाहर आ गए, लेकिन अदालतों के अंदर जहां पर आपने कानूनी तौर पर प्योरली कानूनी मौक़िफ़ अपनाना होता है, वहां पर सियासी मौक़िफ़ अपना लिए।
दिए जाते हैं ताकि लोगों में पॉपुलैरिटी हासिल कर ली जाए। अब मैं साइफर केस का फैसला पढ़ा था, 77 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला है। उसके अंदर 10 से 12 जो पैराग्राफ्स हैं वो जज साहब ने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर लिखे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को जो है फेयर ट्रायल का पूरा हक दिया गया, गवाहन की जानिब से जीरा इनकी जानिब से नहीं की गई। 40 से ज़ायद दरखास्तें सिर्फ इसलिए दायर कर दी गई ताकि इस ट्रायल को कंक्लूड ना होने दिया जाए। फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इन दी एंड जब 26 जनवरी को उनके जो हक दिफा का हक ख़त्म किया गया था, उससे पहले इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी साहब को मुकम्मल मौके फराहम किए गए। उन्होंने ना तो जो फर्द जुर्म आयद की गई उस पर दस्तखत किए, ना उन्होंने गवाहों के ऊपर जीरा की, और फिर जिसके नतीजे में अल्टीमेटली फिर कोर्ट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहती। फिर इमरान खान साहब ने जो साइफर केस के अंदर जवाब जमा करवाया, उस जवाब को भी अगर आप देखें वो लीगली नहीं था। इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम सिर्फ इतना था कि साइफर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गया, जो एक कॉपी उनको दे दिया गया, वो कॉपी वापस नहीं आई। लेकिन उन्होंने पूरे जवाब के अंदर वो कॉपी का नहीं बताया। उन्होंने हुकूमत हटाने और पैसा लगाने और सिंध हाउस की मीटिंग्स, इन चीजों का जिक्र कर दिया, पॉलिटिकली लड़ा। अब तोशाखाना केस के अंदर भी जो सजा सुनाई गई नैब के फैसले, नैब की जानिब से, उसके अंदर भी यही कहा गया कि जनाब इमरान खान साहब से जब नैब इंक्वायर कर रहा था कि आप उस सेट को, उस ज्वेलरी सेट को ले आए, बुनियादी तौर के ऊपर जिसका झगड़ा है वो सेट प्रोड्यूस नहीं किया गया। आप सेट प्रोड्यूस करते थे ताकि पता चल जाता, उसकी मार्केट वैल्यूएशन हो जाती कि सेट की जो प्राइस आपने लगाई थी 1 करोड़ समथिंग वो दुरुस्त थी, या 3 करोड़ की जो नैब कह रहा है 3 अरब रुपए से जायद की जो प्राइस नैब बता रहा है वो प्राइस है, ये वो सेट प्रोड्यूस नहीं किया गया। 1 मिनट के लिए यहाँ रुकिएगा। अहमद अवैस साहब, अकील चूंकि कोर्ट को कवर करते हैं, उन्होंने दोनों केसेस में जो नुक्ते उठाए हैं, आप चूंकि माहिर कानून भी हैं, पीटीआई से भी ताल्लुक है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जो पॉइंट्स अकील मेंशन कर रहे हैं, खासकर साइफर और तोशाखाना दोनों में जो आपका लीगल स्टैंड है वो कहते हैं कि उन्हें नजर नहीं आता? देखिए, बात यह है कि साइफर के अंदर एक यही केस जो है, ये सुप्रीम कोर्ट में बेल बिफोर अरेस्ट, बेल आफ्टर अरेस्ट के लिए भी गए थे और वहां से इनको बेल ग्रांट हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्वियसली वो ट्रायल कोर्ट जो है अपने फैसले में उसको कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बहरहाल ऑब्जर्वेशन उन्होंने कहा है, उसके अंदर लिखा है कि जिस इशू के ऊपर ये साइफर का केस बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में बेल ग्रांट करने के इशू के ऊपर जब बहस हुई है तो प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है। उन्होंने ये भी लिखा है उसके अंदर कि साइफर, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 है, जिसके अंडर उनको ये फर्ज जुर्म लगाई गई है, वो अप्लाई ही नहीं करता इनके केस के ऊपर। मैं यही आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। और उसके बाद एक राइट टू डिफेंस होता है, वो राइट टू डिफेंस भी बस टेकन अप। इसलिए हेस्ट क्या थी, आप मुझे ये बताइए। अदालतों के जो रूल्स एंड प्रोसीजर अहमद अवैस साहब, लेकिन जो अकील मेंशन कर रहे हैं कि 40 से ज्यादा दरखास्तें इल्तवा की, मुझे ये सवाल ये है कि 40 से पहले दरखास्तें वो किस सूरतों में है, वो टाइम नहीं देते हैं। दरखास्तें जो इल्तवा की दी गई है, कभी आप ऑर्डर शीट को भी अगर ये अतीक साहब सामने रखें ना, तो फिर आप देखेंगे कि वो ऑर्डर शीट को सामने रखेंगे कि किन कंडीशन के अंदर ये दरखास्तें दी गई हैं और किस तरह से वहां पे, यानी आप वो आजम खान साहब की स्टेटमेंट आई है, पहले उनके ऊपर गायब हो गए, उनके ऊपर हेबियस कॉर्पस पिटीशन हुई, फिर वो उनको गिरफ्तार करके रखा गया और फिर वहां से उनको एक नया सॉफ्टवेयर बना के तैयार करके उनको फिर इस काम के लिए ले आए। मतलब इस तरीके से एक मैनोवरेबिलिटी अजीब अंदाज में हो रही है। आप कह रहे हैं कि ग्राउंड सिचुएशंस ऐसी थी कि आपको इल्तवा की दरखास्त देनी पड़ रही थी? जी, मजबूरी के हाथों देनी पड़ रही थी। इसी तरह ये तोशाखाना केस में, और बल्कि पहले ये साइफर में आप देखिए उनकी जो स्टेटमेंट है शाह महमूद कुरैशी की, वो 342 की स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड नहीं हुई। उसके बगैर तो ट्रायल भी मुकम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, आप देखिए तो सही। बिल्कुल ठीक। 1 मिनट के लिए अहमद अवैस साहब यहाँ पे आपको रोकूंगा, जहांगीर जदून साहब को सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा। जहांगीर जदून साहब,
ये मतलब एक इल्जाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, गो के अकील कह रहे हैं कि चीजें जो है ड्यू प्रोसेस के तहत चली हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मेंशन कर रही है कि 342 का शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बयान है वो नहीं लिया गया तो कानूनी प्रोसीजर ही पूरा नहीं होता। और एक आम राय ये बहुत से लोगों की है कि जब भी ये मामला अपील में जाएगा तो एक दो पेशियों में ये मामला फारिग हो जाना है, तो फिर इतनी जल्दी फैसला करने की जरूरत क्या थी जहांगीर जदून साहब? नहीं, देखिए, अब ये तो जो भी क्रिमिनल कन्विक्शन के केस होते हैं, जो क्रिमिनल ट्रायल होता है, उसमें फेयर ट्रायल जो है वो न सिर्फ इमरान खान बल्कि कोई भी एक्यूज होता है तो आर्टिकल 10A जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको देना चाहिए। अब ये आप जिस तरह कह रहे हैं, इस पेपर के अंदर भी जो जजमेंट आई है इसके अंदर भी काफी कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने इनके कॉन्डक्ट पे भी बहस की है। अब ये भी देखने की बात है कि ये आया क्योंकि वहाँ पे जो एविडेंस है वो किस तरह रिकॉर्ड हुई है और क्रॉस एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन चीफ का मौका दिया गया है। उनके तो वकील कहते हैं जी वो 342 की स्टेटमेंट देने के लिए गए थे, वापस आए तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। तो जज साहब को अगर पीछे 6 महीने लगाए तो और 2-4 दिन में क्या इतना मसला बन जाता कि वो कहते हैं जी ठीक है इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड 342 पे कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लग जाता है, मैक्सिमम 2 लग जाते हैं। तो वो रिकॉर्ड कर लेते तो बेहतर था, नहीं तो इनको एक मतलब है कानूनी जवाब तो बंदे को मिल जाता है जी। उस पर सवाल उठते हैं जी कि आप इतना जल्दी में फैसला कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजूहत है? क्या लेकिन जहांगीर जदून साहब जो नुक्ता अकील ने उठाया मैं आपके सामने भी रखना चाहूंगा। अकील का ये पॉइंट था और बहुत से लोगों का ये पॉइंट है कि ये टेक्निकल रिलीफ इंटरिम हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली एक्विटल के लिए साइफर प्रेजेंट करना होगा बानी पीटीआई को, जिसमें वो अब तक तो नाकाम ही नजर आते हैं। अगर वो इससे बरियत चाहते हैं तो उन्हें उस साइफर की या तो कॉपी देनी पड़ेगी या बताना पड़ेगा कि उन्होंने किसको हैंडओवर किया था। देखें, वो तो एक उन पे चार्ज है ना कि उन्होंने साइफर जो है पहले कहते थे लहराया है, फिर वो कहते हैं जी वो तो क्या कभी कई लोगों ने बयान दिया वो कागज का टुकड़ा था, लेकिन उनके बकौल तो वो साइफर था, उसके कंटेंट्स जो है उन्होंने लाया जी कि ये डोनाल्ड लू ने जो है हमारे खिलाफ जो है कंस्पिरेसी की है। चले वो आगे चलते हैं, लेकिन इनको देखें ना, अगर कोई ट्रायल के अंदर डिफेक्ट्स हैं या प्रोसिक्यूशन का केस किसी जगह से कमजोर है तो उसका तो ये इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस है, हर जो सेक्शन की और सेटल प्रिंसिपल है उसका जो फायदा है वो अक्यूज को पहुंचता है। तो अक्यूज के जो राइट्स होते हैं वो ट्रायल के दौरान ज्यादा होते हैं कि ताकि उसको जो कन्विक्शन हो या सजा हो वो जो इंटरनेशनल या नेचुरल लॉ के जो प्रिंसिपल है वो पूरे उस पर उतरते हो। ठीक हो गया। 1 मिनट के लिए जहांगीर जदून साहब आपको रोकूंगा। अकील, अपील में हाई कोर्ट में रिलीफ भी मिल जाता है बानी पीटीआई को, लेकिन ये रिलीफ एक तरह से आर्जी नहीं होगा, क्योंकि लाजमी सी बात है जैसे आपने नुक्ता उठाया कि उन्हें साइफर की कॉपी या तो पेश करनी होगी या बताना होगा कि उन्होंने किसको दी और उसे साबित करना होगा। जब तक वो इसे साबित नहीं करते या पेश नहीं करते तो ये मुकदमा उनके लिए ट्रायल कोर्ट में दोबारा जा सकता है जैसे पहले 2 बार गया। देखिए शाहिद साहब, इमरान खान को रिलीफ लेने के लिए सबसे पहले ये साबित करना होगा कि कोर्ट ने उनके साथ कोई ज्यादती की है। कोर्ट के जो जजमेंट है उसके अंदर उन्होंने हर चीज़ को बिल्कुल तफसील के साथ लिखा है कि हमने कितने मौके दिए इनको जवाब देने के लिए। अब कोई मुल्जिम अगर बयान देने को तैयार ही ना हो, बार बार अपने वकील चेंज कर ले, बार बार अपना स्टांस चेंज कर ले, बार बार एप्लीकेशंस फाइल कर दे, तो फिर कोर्ट के पास क्या ऑप्शन रह जाती है? कोर्ट भी एक हद तक ही जाती है फेयर ट्रायल के लिए। अल्टीमेटली फिर कोर्ट ने वही किया जो आम मुकदमात के अंदर किया जाता है कि भाई मुल्जिम बार बार वकील चेंज कर रहा है, तो कोर्ट ने उनसे सरकार उनको कह दिया कि भाई हम आपको वकील देते हैं, वो आपकी जानिब से जो आपके पॉइंट्स हैं वो बता देते हैं। अकील, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि जो ये टेक्निकल रिलीफ की भी जो एक उम्मीद है वो भी आप कह रहे हैं कि उसको जस्टिफाई किया। 10 साल की सजा है, फौरी तौर के ऊपर मेरे ख्याल से रिलीफ शायद ना मिले। अगर 3 साल की सजा हो, सस्पेंशन बड़ी आसानी से हो जाती है, अगर और थोड़ी सजा हो तो सस्पेंशन बहुत आसानी से हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से ये जो सस्पेंशन के लिए भी थोड़ा सा केस चलेगा, फौरी रिलीफ मिलता मुझे नजर नहीं आ रहा। अहमद अवैस साहब, 30 सेकंड्स, आपको कोई फौरी रिलीफ नजर आ रहा है इस मामले में, अपील में या नहीं? 30 सेकंड्स। जी बिल्कुल, देखिए ये इसमें जो 10A की रिक्वायरमेंट जो है क्रिमिनल ट्रायल की मुकम्मल नहीं है। ये कह देना एक लॉफ्टी स्टेटमेंट है कि जी बार बार वकील बदले गए। कितने वकील बदले गए? वकील तो उस दिन भी आए हुए थे वहां पर। ये तो एक उन्होंने कहा कि आज ही फैसला सुनाया, आपका वकील अगर अभी नहीं पहुंचा तो हम सरकारी दे देते हैं। ये सूरत हाल वहां पैदा की हुई थी। ये तो ये सामने आएंगी और इसी बेस के ऊपर चाहे वो पनिशमेंट जो है ना वो कैपिटल पनिशमेंट भी हो, और अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है तो अदालत उसी वक्त सस्पेंड कर देगी। वहां
ये नहीं देखा जाता कि ये 10 साल है या 3 साल है। चलें, ठीक हो गया। इसको अहमद मतलब अवैस साहब, बेतहाशा केस अहमद में अवैस मौजूद साहब है। आपका, जहांगीर जदून साहब आपका और अकील अफजल साहब आपका, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थॉट अब भी मौजूद है कि इंटरिम रिलीफ फौरी मिल सकता है या नहीं, इस पर भी दो ही नैरेटिव्स हैं, लेकिन इसका फैसला चूंकि आला अदालत ने करना है और आला अदालत जो फैसला करेगी उसके बाद ही कोई क्लैरिटी आएगी। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे इलेक्शन की और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और खासकर मच में दहशतगर्दी के हमले की। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में जरा बात करेंगे इंतखाबात की, और इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर गुज़िश्ता रोज़ एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। जो मुतल्लिका आईजीज़ या चीफ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ किया और उसमें यह फैसला सामने आया कि 8 फरवरी के इंतखाबात में कहीं भी कोई अल्तवा अभी तक नज़र नहीं आता और ऐसा कोई फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। अब पाकिस्तान में इस वक्त जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उसकी जानिब से एक सियासी जमात की जानिब से ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि खासकर नैरेटिव जो है सिक्योरिटी फोर्सेज या आर्म फोर्सेज या पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, कि उनकी जानिब से कोई मुदाखलत की जा रही है। 2024 के जो आम इंतखाबात हैं उसमें पाकिस्तान आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है वो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 245 के तहत की जा रही है और इसमें जो हुकूमत ने यह फैसला किया और उसकी मंजूरी दी है, बेसिकली पाकिस्तान आर्मी 3rd टीयर में, 1st टीयर में पुलिस है, 2nd टीयर में जो सिविल आर्म फोर्सेज हैं जैसे कि रेंजर्स और फ्रंटियर कोर हैं, और 3rd टीयर में पाकिस्तान आर्मी को रखा गया। और इलेक्शन डे और इलेक्शन के मामलात से पाकिस्तान आर्मी का कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि जो दीगर 2 सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो सिविलियन साइड की हैं उनका भी कोई लेना देना नहीं होगा। ये सारा मामला जो है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी जो सिविल आर्म फोर्सेज हैं या जो आर्म फोर्सेज हैं, दोनों जिसे कहते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक मेंटेन करेंगी सिचुएशन को। जरा इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। उसके अलावा मच में जो दहशतगर्दों का हमला किया गया 29 और 30 जनवरी की दरमियानी शब, उसे किस तरीके से आर्म फोर्सेज ने नाकाम बनाया, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ होंगे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले जो आर्म फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट है इलेक्शन के दिन के हवाले से, आप उसको कैसे देखते हैं और आपके ख्याल में जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि इंतखाबात में जिसे कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट या अस्करी इदारे किसी मखसूस सियासी जमात को सपोर्ट कर सकते हैं, तो इस डिप्लॉयमेंट का जो प्लान है इससे आपको नहीं लगता कि उस सारी सीन को जिसे कहते हैं खत्म कर दिया गया है? देखें, ये इस तरह के बयानिए जो है पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में बनते रहते हैं। ये आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है इन सपोर्ट ऑफ इलेक्शन ड्यूटीज, ये एक नॉर्मल अमर है। ये आर्मी की इंटरनल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, उसमें ये सारी चीज डिफाइंड होती है। मैं खुद 97 में उस वक्त जब फौज में था तो हमने मियाँ वाली जाके एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड की और इलेक्शन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जो कि आर्टिकल 245 के तहत जो आर्मी उसको इन एड टू सिविल पावर वो बुलाई जा सकती है। और देखें, सबसे मुश्किल अमर आजकल का जो एनवायरनमेंट है हमारा सिक्योरिटी का, तो इस माहौल में सिक्योरिटी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने सिक्योरिटी फ्राहम कर दी, स्मूथ इलेक्शंस हो गए, कोई फायरिंग, कोई चीना झपटी, कोई ब्राउ बीटिंग नहीं हुई, तो फिर ये बाकी अमल तो इलेक्शन कमीशन का है और उसका फौज से कोई लेना देना नहीं है, ना होना चाहिए। और 90% इसको स्मूथ और इसको कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस से फ्री बनाना, वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और वो हमें मालूम है कि इसमें पुलिस भी होगी और फौज भी होगी, और फौज क्योंकि सबसे मुनज़्ज़म, सबसे ऑर्गेनाइज और स्ट्रॉन्ग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में शुमार होती है, इसलिए लोगों का उस पर एतमाद भी होता है। तो एक फौजी के वहाँ प्रेजेंस, मेयर प्रेजेंस इज इनफ टू इंश्योर कोई जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाहे उसकी वो हिम्मत नहीं होती। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और आई एम श्योर कि ये खुशस्लूबी से इसको अंजाम पाएगा।
डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप चूंकि इंटरनेशनल अफेयर्स को भी बड़ा मॉनिटर करते हैं और इंटरनेशनल जो दुनिया है उसका पाकिस्तान की इंतखाबात पर एक गहरी नज़र भी हमें आलमी दुनिया की नज़र आती है, खासकर मुख्तलिफ जो वॉच डॉग्स हैं। आपके ख्याल में ये जो डिप्लॉयमेंट है जिसमें 3rd टियर में रखा गया है पाकिस्तान आर्मी को, बेसिकली ये फ़ायदा देगा उन तमाम नैरेटिव्स को किल करने के लिए, उन तमाम नैरेटिव्स को ख़त्म करने के लिए जिनको एक सियासी जमात की जानिब से बनाने की कोशिश की जा रही है आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ? चीज ये है कि आर्टिकल 245 के तहत जब भी सिविल अदारे ये रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान फौज से, तो फौज हमेशा आती है। फौज अपनी मर्जी से नहीं आती, ना फौज ये कहती है हमें बुलाओ। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने टेन्योर में आपको याद होगा कि डस्का में इलेक्शन हुए थे और दिन में ये शाम को सारे पोलिंग स्टाफ को उठा के ले गए थे। ये तहरीक इंसाफ ने किया था, ये किसी और ने नहीं किया था। सो सिर्फ वहां पे पुलिस डिप्लॉयड थी। सो क्वेश्चन ये है कि हमारी पॉलिटिकल क्लास ने जिस तरह पुलिस को कर दिया हुआ है, तो ये फौज ही है जिसे पूरी दुनिया के अंदर ही एक्सरसाइज होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक्सरसाइज नहीं है, जहां पे भी भारत के अंदर आपको पता है सारे जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, ये जितने जिसको हम रेड कॉरिडोर बोलते हैं, वहां पे क्या वहां की पुलिस वो तो फौज को भी वहां पे उठा के ले जाते हैं। लेकिन कमर चीमा साहब एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, चूंकि मुझे 2 टॉपिक्स को जरा कवर करना है, इसलिए थोड़ा प्रिसाइजली रहने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब चूंकि आपने नाम ले लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आलमी सतह पर अमेरिका में या यूरोप में यह बयानियां बनाने की कोशिश की गई कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो उसके अगेंस्ट हैं और उसे पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रही हैं। तो आपके ख्याल में जब इलेक्शन डे पर इलेक्शन मैटर्स में कहीं पर भी आर्म्ड फोर्सेस की इंटरफेरेंस नहीं होगी, तो क्या आलमी दुनिया के लिए ये एक अच्छा साइन होगा और पाकिस्तान के इलेक्शंस को तस्लीम करने का उनके पास, जैसे कहते हैं, एक वैलिड पॉइंट होगा कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की गई, आर्म्ड फोर्सेस का कोई रोल नहीं था? देखिए जी, जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स आएंगे, जो यूरोपियन यूनियन से आएंगे या बाकी मुल्कों से आएंगे, वो सारे के सारे वो जाएंगे उन जगहों पे और जब देखेंगे कि जो प्रेमिसेस है जहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या जो पोलिंग स्टेशन है, उसके अंदर तो फौज खड़ी नहीं है और हर जगह नहीं होगी। जहां सेंसिटिव एरिया है, जहां पे हुकूमत ने महसूस किया वहां पे डिप्लॉय की गई है। तो इंटरनेशनल बॉडीज जो होती हैं या यूरोपियन यूनियन के जो मंदूबीन होते हैं, वो सारे के सारे अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं। ये पहले भी लिखे गए हैं, ये ऐसे नहीं है कोई ये पहली दफा, 2018 में भी ये चीजें नोट की गई थी और उसमें जारी बात है फौज का काम उस प्रोसेस के अंदर कोई नहीं है, वो तो बाहर खड़ी हुई है और सिर्फ माहौल को पीसफुल बनाने में, ताकि लोग आके अपना वोट कास्ट कर सके। अंदर तो वही सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन होती है। मैं समझता हूँ जो फॉरेनर्स आएंगे वो इस चीज को ऑब्जर्व भी करके जाएंगे, वो रिपोर्ट भी करेंगे और पहले भी उन्होंने इसको ऐसे ही रिपोर्ट किया है। सो मेरा ख्याल है कि वो उसी से चीजें क्लियर हो जाएंगी जब वो रिपोर्ट इंटरनेशनल अदारों की आएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। नाजरीन, जरा बात करेंगे मच की सिक्योरिटी सिचुएशन की। 29 और 30 जनवरी को हमने ये देखा कि बलूचिस्तान के एक टाउन मच जो कि क्वेटा सिटी के काफी करीब है, वहां पर रात गए दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया और इस हमले को रिटेलिएट किया पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज ने और 3 दिन तक ये सारा एरिया और सिक्योरिटी क्लियरेंस का ऑपरेशन जारी रहा। इस ऑपरेशन में ISPR के जो एदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 24 के करीब जो है दहशतगर्द वो मारे गए और सिविल आर्म फोर्सेस के और सिविलियन समेत 4 लोग शहीद हुए हैं इस 3 दिन के सिक्योरिटी क्लियरेंस के ऑपरेशन में। ISPR ने यह भी बताया कि हलाक होने वाले जो दहशतगर्द हैं उनमें शहजाद बलोच, अताउल्लाह सलाउद्दीन और अब्दुल वदूद शामिल हैं और दीगर दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, इलेक्शन से कबल मच में इस हमले का हदफ आपको क्या लगता है? देखिए, हदफ तो ये डिस्टेबलाइज करना है स्टेट को और लोगों में खौफ और सरासीमगी पैदा करना है। अब देखिए, ये इन्होंने सरप्राइज अचीव करने की कोशिश की थी और जब ये इस किस्म के इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं तो इनका क्लासिक तरीकाकार होता है टू अचीव द सरप्राइज। अनफॉर्चुनेटली फॉर देम उनको सरप्राइज अचीव नहीं हो सका क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दे प्रोवाइडेड गुड ऑन स्पॉट रेजिस्टेंस। वो तैयार थे, उनको इसकी पेशगी वार्निंग भी मिल चुकी थी और इस वजह से आपने देखा कि जो मच और कोलपुर दोनों कॉम्प्लेक्सेस पे हमला हुआ तो उसने उसका बड़ा बेजिगरी से उसका मुकाबला किया और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने काफी मरबूत ऑपरेशन किया मिलके जी। और इसमें ये इनको इसमें नाकामी हुई है और वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। एक देखिए कि अभी आप आदाद शुमार तो आपने दे दिए, इसमें जो मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा कि जो क्लासिक इसमें एक होती है वो एसिमेट्री ऑफ विल होती है
अब उसकी कितनी विल है उन इंसर्जेंट्स की, और उस विल को क्या सपोर्ट कर रहा है। वो उसको सपोर्ट कर रहा है जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, जो रॉ ने प्रॉक्सी वॉरफेयर का एक जाल बिछाया हुआ है। और उसके बाद दूसरा क्लासिक टेनेट होता है काउंटर इंसर्जेंसी का, ड्रेनिंग द स्वाम्प। द स्वाम्प क्या है, वो पब्लिक सिंपैथी होती है। अब ये जो महारंग बलोच का ये था एक एजिटेशन थी, और उसके लाइक माइंडेड लोग और फिर लिबरल फ्रिंज उसके साथ वो शामिल हो जाता है बगैर सोचे समझे कि ये किसके मुतालिक एजिटेट कर रहे हैं और इसकी हकीकत क्या है। अब ये जो वदूद साहब हलाक हुए इस ऑपरेशन में, ये लेके मेंबर थे, और इसके बाद ये वहां से ऑपरेट कर रहे थे, और इस ऑपरेशन में उसकी डेथ हुई और शिनाख्त हुई। ये बहुत बड़ी एक खबर है जिसको लोगों में डिसेमिनेट करना चाहिए कि वो लोग जिसको पर्सन का ढोंग रचा। 1 मिनट के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब आपको रोकूंगा, कमर चीमा साहब को शरीके गुफ्तगू करूंगा। कमर साहब, इलेक्शन से कबल इतना मुनज़्ज़म हमला करने की एक कोशिश, उसे नाकाम बनाया पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज हैं उन्होंने, आप उसे कैसे देखते हैं? और आपके ख्याल में जो ये 3 दिन तक एरिया को सर्च ऑपरेशन क्लियरेंस का हुआ और उसमें 24 दहशतगर्द मारे गए, तो आपके ख्याल में इलेक्शन के डे पे इसका कोई इफेक्ट होगा बलूचिस्तान में या नहीं? देखिए, जारी बात है अफरा तफरी तो फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जारी बात है इनको इस चीज़ का पता है कि हाल ही में जिस तरह ईरान के अंदर जो दहशतगर्द मारे गए थे वो इन्हीं जमातों जो BLA और BLF के लोग थे, तो उनको पता है कि वो इस तरह की अगर कार्रवाई करेंगे और वो कहते हैं कि हम बदला लेंगे और इस तरह की चीज़ें, सो वो एक उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशनल शायद मोरल को दिखाने के लिए कि जी हम मौजूद हैं यहाँ पे और हमारा नेटवर्क ईरान में भी मौजूद था। एक तो शायद ये लिंकेज होगा। दूसरा मैं समझता हूँ जिस तरह आपने बात की इलेक्शन के हवाले से, देखिए इस वक्त बड़े पैमाने पे पाकिस्तान को ये जो एक थ्रेट है पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के अंदर, ये हमें इसका सामना है। लेकिन जिस तरह लॉ एनफोर्समेंट और जिस तरह फौज और बाकी इदारे अलर्ट हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अलर्ट है, मैं समझता हूँ ये इस तरह के दहशतगर्द आएंगे या आते हैं दोबारा तो वो जारी बात है काउंटर तो कर सकते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अवाम खड़ी हुई है, अवाम नहीं रुके, वो इलेक्शन कैंपेन्स में भी हैं, वो रैलीज भी कर रहे हैं, वो जलसे भी कर रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हर जगह कर रहे हैं। इन लोगों को ना तो जारी बात है इनका जमहूरियत से ताल्लुक है। देखिए ये पाकिस्तान में जमहूरियत ही तो हमें चाहिए, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो रही है तो ये उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। सो मैं नहीं समझता कि ये खौफ व हरास फैला सकते हैं। लोग जाएंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे और अपने उम्मीदवार को अगले 5 साल के लिए चुनेंगे। ये ऐसी कार्रवाइयां जो हैं ना पहले पाकिस्तान की अवाम रुकी है, ना हमारे सियासतदान रुके हैं, ना लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसियां इनका पीछा करना बंद करेंगी। We will keep tracking them और इनको पकड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अवाम खड़ी हुई है और जल्द से जुलूस कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, 30 सेकंड्स आप एग्री करते हैं? कमर चीमा साहब से 30 सेकंड्स हैं आपके पास। यस, ऑब्वियसली ये तो इट्स अ गिवन। ये देखें डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन का प्रोसेस है, लोगों में एक जज्बा है, जोश है। आप देख लें कि कितने इस वक्त रिकॉर्ड उम्मीदवार वो खड़े हुए हैं और इन पिन प्रिक से जो ये कर रहे हैं, ये चंद दहशतगर्द, ये अमल रुकेगा नहीं। सही। कमर चीमा साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे, ज़रा हल्के की सियासत की बात करेंगे और हल्का जिस पर हम फोकस करेंगे वो है कराची का लियारी जैसे कहते हैं, वो कराची का सबसे कदीम हल्का भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। यहाँ से गुज़िश्ता इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी को अपसेट शिकस्त दी शकूर शाद ने, और इस वक्त लियारी की सिचुएशन क्या है हल्के की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या नबील गबोल को कामयाब करवा सकेगी वहां से, ये सारे सवालात और हल्के की सिचुएशन पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हमने कहा था कि आपसे ज़रा हल्के की सूरत हाल पर बात करेंगे कि इंतखाबी हल्के क्या हैं। हल्का NA 239 लियारी, साबका हल्का NA 246 है। कुल वोटर जो है तकरीबन 4,22,081 हैं। मर्द वोटर्स जो है 2,33,087 और ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो 1,88,994 हैं। और ख़वातीन बड़ी वाइब्रेंट होती हैं लियारी में जब भी इलेक्शन होते हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात की अगर बात करते हैं
2018 लियारी में अपसेट हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने मिनी लाड़काना कराची के गढ़ लियारी में शिकस्त का सामना करना पड़ा और यह शिकस्त दी शकूर शाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से बिलावल भुट्टो जरदारी को। और इस अपसेट शिकस्त को बड़ा डिस्कस किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन जवाब में उन्होंने लियारी को क्या दिया यह सवाल भी रखने की कोशिश करेंगे अब्दुल शकूर शाद के सामने। और लियारी में एक और अपसेट हुआ। लियारी में जमात इस्लामी अब्दुल रशीद जमाना तालिब इल्मी के सियासी रहनुमा अब सियासी मैदान में मौजूद हैं। पहले सूबाई असेंबली के उम्मीदवार थे, इस मरतबा नेशनल असेंबली NA 246 पर किस्मत आजमाएंगे। ये भी हमारे साथ होंगे। हमने कोशिश की कि नबील गबोल भी हमें ज्वाइन करें, लेकिन हो सकता है कि इलेक्शन कैंपेन्स की वजह से वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे। लेकिन सबसे पहले जरा जाऊंगा अपने नुमाइंदा 92 शाहिद हुसैन की जानिब, जो कि लियारी को कवर कर रहे हैं। शाहिद, सबसे पहला सवाल, लियारी और उसके मसाइल मेरे सामने अमन व अमान, गैंग वॉर, सेहत, तालीम और सड़क। आपको इस हल्के के मसाइल क्या नजर आते हैं? देखिए, आपका बहुत शुक्रिया। ये मामला है असल में जो लियारी को पेरिस बनाना था, कराची को पेरिस बनाना था, ये भुट्टो साहब का अपना विजन था, उनका ऐलान था, जिसमें रोटी कपड़ा मकान का जो नारा था वो भी तकरीबन यहीं से शुरू हुआ। ये आपको पता है कि सहल के बिल्कुल किनारे पे आबाद है, आबादी और इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर मुसलसल 3 बार, यानी कि 2002 की बात करें, 2008 की बात करें या 2013, मुसलसल 2002 और 2008 में नबील गबोल साहब यहाँ से MNA मुंतखब हुए। उसके बाद 2013 में शाहजहान बलोच जो कि पीपल्स पार्टी के टिकट से मुंतखब हुए। लेकिन उसके बाद फिर जो सूरत हाल गैंगवार की जो जिसमें इजाफा हुआ, भत्ताखोरी, लाकानूनियत, उसका घर भी आपको पता है कि लियारी ही को ही तस्वर किया जाता है। तो पानी, बिजली के और सेवरेज के निज़ाम से बढ़कर जो ज़्यादा मसाइल थे, वो जो इलाके मकीन है वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की चूंकि मुबैना तौर पर सपोर्ट थी गैंगवार को, तो इसलिए जो गढ़ समझा जाता है जुराइम का वो भी लियारी समझा जाता रहा। उसके बाद आपने देखा कि जब शकूर शाद साहब की एंट्री हुई तो एक बड़े अपसेट के बाद उन्होंने जो है वो हराया उनको, और उस वक्त जो है 2018 में तकरीबन 52,750 वोट लिए सबसे ज्यादा अब्दुल शकूर शाद साहब ने। और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पर है और दूसरे नंबर पर जो थे वो TLP के अहमद सलीम कादरी ने जो है वोट लिए थे। तो उसके बाद देखा कि जो मसाइल थे वो अब तक जो है कंट्रोल नहीं हुए। लेकिन अब जो सूरत हाल है, NA 240 से जो है वो अब्दुल रशीद जो कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, और जो 239 है इसमें PS के उम्मीदवार जो है वो अब्दुल रशीद हैं, जो कि समाजी मामले में काफ़ी एक्टिव हैं। जैसे आपने बताया कि तालिब इल्मी के ज़माने से इस इलाके में ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आज भी अगर देखें तो जो समाजी जो काम है, सेवरेज के, बिजली के, गैस की लोड शेडिंग के, सबसे ज़्यादा शकूर शाद ने आपने जिक्र किया, शाहिद आपने जिक्र किया शकूर शाद का 2018 का। शाहिद, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनिएगा। आपने 2018 और शकूर शाद का जिक्र किया। शकूर शाद ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का बड़ा अपसेट किया लियारी में और शिकस्त दी बिलावल भुट्टो जरदारी को, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस और उनकी जमात की परफॉर्मेंस लियारी के लिए क्या रही? देखिए, अब भी अगर जो कांटे का मुकाबला तस्वर किया जा रहा है उस इलाके में, जो हमने सर्वे किए वहां जाकर, तो कांटे का मुकाबला नबील गबोल और अब्दुल शकूर शाद के दरमियान ही होगा, जो वहां के इलाका मकीन बताते हैं। लेकिन चूंकि PTI के प्लेटफॉर्म से थे, अब आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, लेकिन शकूर शाद को अब जो चूंकि यहाँ एक मुस्तकिल जो एक कबीले का या ज़ात का या कम्युनिटी का वोट नहीं है, ये मुख्तलिफ जो कबाइल हैं या मुख्तलिफ जमातें के हैं या मुख्तलिफ गिरोहों का वोट है। उसमें हज़ारेवाल भी हैं, पख्तून भी हैं, गुजराती, कच्छी, मेमन और बलोच सबसे ज्यादा अक्सरियती वोट है। तो उनकी इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट है आज भी। लेकिन चूंकि PTI की सपोर्ट यासिर बलोच के साथ है, तो लोग ये तस्वर कर रहे हैं, लोगों का ये मानना है कि यासिर बलोच आजाद हैसियत में PTI के प्लेटफॉर्म से अपसेट कर सकते हैं। लेकिन नबील गबोल तीसरी बार उम्मीदवार हैं और वो ख्वाब देख रहे हैं कि तीसरी बार यहां से मुंतखब होंगे। लेकिन कुछ देर पहले की हमें वीडियो मसूल हुई वहां से लियारी से, वो हल्के का विजिट करने के लिए जब वहां पहुंचे तो मर्दों से ज्यादा खवातीन की मुजाहमत का उनको सामना करना पड़ा, क्योंकि एक गाड़ी उस इलाके से गुजरना तो दूर की बात है, वहां सेवरेज के पानी इस जरूर मैं चाहूंगा शायद वो वीडियो हमसे शेयर कीजिएगा। शकूर शाद साहब, 2018 में अपसेट के बाद अब आप इंडिपेंडेंट हैसियत में हल्के में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर दोबारा पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना चाहेंगे, या आपको लगता है कि वो परफॉर्मेंस नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये कि हम जो कंटेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं। सही। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ जाते हैं, जहाँ जिस कम्युनिटी के पास भी गए, वहां से हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारी परफॉर्मेंस जो थी वो पहली बार लोग कह रहे थे कि 40-45 साल बाद किसी MLA ने लियारी के अंदर इतना काम किया जितना हमने अपने चंद साल जो है ना दौर इक़्तिदार में किया। शुरू के 18 महीनों में हमें 1 रुपए भी फंड नहीं मिला था, लेकिन हम अपने लोगों के दरमियान थे,
छोटे मोटे जो काम होते थे, स्विस सदर्न गैस से जो पाइप लाइनें चेंज करनी थी, रिहेबिलिटेशन वगैरह का काम था। शकूर शाद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर होने का कोई नुकसान होगा शकूर इलेक्शन में? देखिए, इस वक्त तो तहरीक इंसाफ खुद आजमाइश का शिकार है, तो जिस पार्टी में मैं रहा हूँ उसके खिलाफ बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता। तो इस सवाल को मत पूछे, ये पूछे कि इलेक्शन की क्या सूरत हाल है। आप बताइए कि आप नबील गबोल को दोबारा अपसेट शिकस्त देंगे? नबील गबोल जो वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा, सही नापसंदीदा तरीन शख्सियत है लियारी के लोगों के लिए। सही। और मैं पीपल्स पार्टी का खासतौर पर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे सामने नबील गबोल जैसा बहुत ही कमजोर कैंडिडेट लाया है। सही। शकूर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अब्दुल रशीद को शरीक गुफ्तगू करूंगा। अब्दुल रशीद चूंकि मैं उन्हें जैसे शकूर शाद को ज़ाती तौर पे जानता हूं उसी तरह अब्दुल रशीद को भी जानता हूं। ज़माना तालिब इल्मी से हमारा जिसे कहते हैं वो एक ताल्लुक सा रहा है। अब्दुल रशीद पहले सूबाई असम्बली में कामयाब हुए और इस बार वो किस्मत आजमा रहे हैं कौमी असम्बली में। अब्दुल रशीद, सूबाई असम्बली में क्या ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसकी बुनियाद पर आप समझ रहे हैं कि लियारी में नेशनल असम्बली से जमात इस्लामी जीत सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अब्दुल रशीद को लोगों ने आम आदमी का तर्जुमान बनकर सिंध असेंबली में देखा है और मैंने 5 साल में पीपल्स पार्टी के 40 सालों का हिसाब किया है। और जो आवाम चाहती थी कि उनकी आवाज ऐवानों में पहुंचे और उनके मसाइल हल हो, उनका कोई बोलने वाला मौजूद हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद ने इन 5 सालों में इस सारे तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश की। सिर्फ आवाज नहीं बना बल्कि मैंने इस लियारी को रिहेबिलिटेशन की तरफ लेकर गया। यहाँ की सीवरेज लाइनों को तब्दील करवाया, यहाँ के पानी के प्रोजेक्ट मंजूर करवाए। 11 ADP स्कीमें मैंने लियारी की जर्नली लेकर के आया। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछली 18 की जो कैंपेन थी 2018 की, हम लियारी में पीपल्स पार्टी की गैंग वार के बाद गटर वार का मुकाबला कर रहे थे। बिल्कुल ठीक। रशीद, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, आपकी परफॉर्मेंस चूंकि मैंने खुद भी देखी है। शकूर शाद साहब ने एक जुमला कहा कि पीपल्स पार्टी का शुक्रिया कि उन्होंने नबील गबोल को पिच किया एज ए कैंडिडेट और नबील लियारी में परसोना नॉन ग्राटा है। आप शकूर शाद साहब की इस ओपिनियन से एग्री करते हैं चूंकि आप भी लियारी से ही इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं? देखें, हम तो तवक्को ये रख रहे थे कि ये बल्दियाती इंतखाब को जिस तरह इन्होंने मैंडेट पर डकैती डाली थी जमात इस्लामी के और ये टाउन मसनूई तौर पर जीत के आए थे, तो हम तो समझे थे ये चेयरमैन साहब को दोबारा आजमाएंगे, लेकिन उन्होंने लियारी के नुमाइंदों की कारकर्दगी भी देख ली मुंतखब होने के बाद और लियारी के लोगों की आवाज भी सुन ली। उन्होंने हिम्मत ही नहीं की चेयरमैन साहब ने, जो लियारी को अपनी मरूसी सीट समझते थे बिलावल भुट्टो साहब, वो नहीं उतरे। सही। और मेरा ख्याल है कि नबील गबोल साहब को तख्ता मश्क बनाने के लिए पेश किया गया है कि हार भी जाएं तो शायद पीपल्स पार्टी। लेकिन रशीद, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट और ये सवाल है रशीद, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट और एक सवाल है, मैं चाहूंगा ये आपसे भी करूं और शकूर शाद साहब से भी करूं। आप भी मैदान में मौजूद हैं, शकूर शाद साहब भी मौजूद हैं और मेरी मालूमात के मुताबिक 2018 में आपकी कुर्बतें बहुत बड़ी थी। अब यासिर बलोच भी PTI के कैंडिडेट होंगे, तो जब आप 3 लोगों का वोट तकसीम होगा तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट कहें या इस पॉलिटिकल स्पेस कहें, नबील गबोल को मिलती हुई तो नजर आती है। देखें, लियारी के सर्वेज और लियारी की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, यहाँ पीपल्स पार्टी की कंपटीटर जमात इस्लामी है और जमात इस्लामी ने उस खला को गैप किया है। शकूर शाह साहब ने डिलीवर किया है MNA बन करके, ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में है और जाहिर सी बात है कि कबल उस वक्त कोई भी फैसला करना, कोई भी राय देना मुनासिब नहीं है। सही। लियारी के अंदर अब ऑप्शन मौजूद हैं। जो कहते थे ऑप्शन नहीं है, पीपल्स पार्टी है। अब मसला सिर्फ इतना सा है, तो आप कह रहे हैं रशीद इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि इन 3 उम्मीदवारों की मौजूदगी से नबील गबोल को फायदा नहीं होगा? नबील गबोल को तो मेरा ख्याल है कि 4थे 5वें नंबर के वोट भी नहीं मिलेंगे। चले रशीद, 1 मिनट के लिए रुकिएगा। रशीद 1 मिनट के लिए रुकिएगा। शकूर शाद साहब, TLP भी एक फैक्टर था और गुज़िश्ता इंतखाबात में आपके बाद 2nd नंबर पे रहा, तो TLP को आप कहां देखते हैं और नबील गबोल वाले मामले पे आप रशीद से एग्री करेंगे या फिर आप सबके दावे एक तरफ और नबील गबोल इस्लामाबाद में अल्फ उठा रहे होंगे? इंशाल्लाह वो दिन कभी नहीं आएगा, ये ना, ये आखिरी बार लड़ रहे हैं यहाँ से, इसके बाद उनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। सही। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि इस सिलेक्शन के बाद आपको बिलावल भी पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। सही।
और इसके बाद जैसे रशीद भाई ने हमें तारीफ की, मैं भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहूँगा कि रशीद ने भी एक जानदार अपोजिशन का किरदार अदा किया और एक आवाज़ बनकर लियारी के मसाइल पे आवाज़ उठाते रहे। और इस वक्त भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मरासिम में इलेक्शन अपनी जगह, लेकिन हमारे जो कोऑर्डिनेशन है अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग भी है और हम मिलकर लियारी की बेहतरी कहीं इस खामोश अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में रशीद सूबाई असेंबली और आप कौमी असेंबली में तो नहीं होंगे शकूर शाद? बस ये अवाम की राय जो होगी वो उसको तस्लीम करना पड़ेगा, अवाम जो भी फैसला करेंगे। ठीक हो गया। शाहिद आप मेरे साथ हैं, चूंकि नुमाइंदा है 92 न्यूज के शकूर शाद साहब और अब्दुल रशीद से हमने आप टीएलपी के हवाले से बात कर रहे थे जी। मैं आपको ये बता दूं, शायद आपके नॉलेज में है कि नहीं है, नंबर 2 उस वक्त 2018 में आए थे अहमद बिलाल सलीम कादरी साहब। बिल्कुल वही मैंने आपको बताया। अहमद बिलाल सलीम कादरी साहब इस वक्त मेरे साथ अलायंस में है और 107 से वो लड़ रहे हैं, जिसने 42,000 वोट लिए थे। बिल्कुल ठीक हो गया शकूर शाद, आपको बड़ा एक जिसे कहते हैं ये चंक मिला होगा। शाहिद आप चूंकि ओवरऑल इलेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, टीएलपी आपके सामने है, अब्दुल रशीद आपके सामने है और शकूर शाद और नबील गबोल, आपको किसकी मजबूत ग्रिप शायद नजर आती है लियारी में? हमें तो नहीं शायद से शकूर शाद साहब जो है ना शकूर शाद साहब एक मिनट मैं चूंकि वो नुमाइंदा है हमारे 92 के, मैंने उनसे ये सवाल पूछा था। जी शायद सर सूरत हाल जो है एक और भी आपको नजर आएगी कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और इसी इलाके से इसी हलके से एमक्यूएम का भी कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दीगर जमातों की तवज्जो उस इलाके से या फिर अवाम का जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह उनको नजर आ रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बारे में आप खुद जिस तरह शकूर शाद साहब फरमा रहे या अब्दुल रशीद साहब कि क्योंकि नबील गबोल को सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं, वहाँ इलाके के जो कबायली लोग हैं, जो बलोच, कच्ची और गुजराती मुख्तलिफ कम्युनिटी के जो लोग हैं, वहां पर उनको अंदरूनी तौर पर भी मुखालफत का सामना है, क्योंकि लोग इलाके के जो हैं अक्सर वो ये भी कहते हैं जो गैंगवार की जो बुनियाद थी वो मुबैना तौर पर नबील गबोल साहब की वजह से शुरू हुई, तो आज भी वो मसाइल जूं के तू हैं, क्योंकि मुसलसल 2 बार उन्होंने नबील गबोल साहब को मुसलसल आजमाया, उसके बाद शाहजहान बलोच की बारी आई थी, तो उसके बाद फिर आपने देखा जब चौथी टर्न आया तो उसके बाद अब्दुल शकूर शाद वहां से जीते थे। अब शकूर शाद को जो मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज है उनकी हिमायत भरपूर किस्म की हासिल है, और उसके बाद फिर जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं उनको चूंकि अपनी कारकर्दगी और चूंकि आपको पता है कि जिस तरह हाफिज नईम रहमान की एक्टिविटी है, क्योंकि कराची का वारिस समझते हैं कि वो जो भी ठीक हो गया। शाहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब्दुल रशीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शकूर शाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन तीनों लोगों से हमने बात की, नबील गबोल साहब से भी हमने राब्ता किया था आज के प्रोग्राम में शिरकत के लिए, चूंकि वो मौजूद नहीं है और वो एक फरीक हैं और लाजमी सी बात है तमाम फरीकैन ने उन्हीं को अतफ़े तनकीद का निशाना बनाया। वो अगर अपना जवाब देना चाहें तब भी हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, लेकिन क्या वाकई अब्दुल रशीद का ये जुमला अहम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ खदशात थे जिसकी वजह से इस बार बिलावल भुट्टो जरदारी को लियारी में नहीं उतारा गया सियासी मैदान में और नबील गबोल को उतारा गया, और क्या ये कार्ड कामयाब होगा? इसका फैसला 8 फरवरी को होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।